नमस्कार, होम टीवी भारत में स्वागत है। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए और कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कल्याण सिंह के राजनीति और सामाजिक योगदान को याद किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कल्याण सिंह की भूमिका और उनके विचारों को रेखांकित किया। बड़ा आदमी पद से बड़ा नहीं होता है, अपनी सोच से, अपने कर्मों से बड़ा होता है और महान होता है। एक सामान्य अतरौली के एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेने वाले साधारण परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन अपनी कर्मठता से, मूल्य और सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने के भाव से, देश के प्रति समर्पण के भाव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में रंग तपे हुए एक स्वयंसेवक के रूप में एक किसान, एक शिक्षक, एक विधायक, एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री, सांसद और राज्यपाल के रूप में सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने वाले सरदेव बाबूजी हर उस भारतीय के लिए जिसके लिए देश प्रथम है, भारत के सनातन मूल्य और आदर्श सर्वोपरि है, उनके लिए सरदेव बाबूजी सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, हमेशा स्मरणीय बने रहेंगे। उनका जीवन सादगी भरा जीवन था, तप और साधना से भरा हुआ था, संघर्षों से भरा पड़ा था, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला था, अत्याचार का मुकाबला करने वाला था और बाबूजी सदैव अपने सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए गांव के गरीबों के लिए, अन्नदाता किसानों। सिलीगुड़ी से बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और कार्यक्रम के दौरान कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य एसएसबी के बुनियादी ढांचे और कार्य क्षमता को मजबूत करना है और अमित शाह की मौजूदगी में यहां आयोजित इस कार्यक्रम में एसएसबी से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों को भी आगे बढ़ाया गया है। उसके महत्व को बहुत अच्छे तरीके से पहचाना है। 8 राज्यों को जोड़ने वाला ये अत्यंत संवेदनशील महत्वपूर्ण गलियारा है। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लगती है और एक प्रकार से इसकी सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाया है। चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी, ये तीनों बेस से पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमने जागरूकता भी बढ़ाई है, उपस्थिति भी बढ़ाई है और यहां पर वर्चस्व भी बढ़ाया है। हमने समय समय पर तीस्ता प्रहार और ऐसे हमने कई प्रकार के अभ्यास कार्यक्रमों को भी हाथ में लिया है, मगर एक कमी थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूर्ण रूपेण मजबूत करने के लिए भारत सरकार की एजेंसियों को
560 एकड़ भूमि चाहिए थी जो ममता जी हमें नहीं देती थी। मैं फिर से शुभेंदु अधिकारी को अभिनंदन करना चाहता हूं। इन्होंने 560 एकड़ भूमि का सैद्धांतिक स्वीकृति हमें दे दिया है। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री संजय निषाद, जेपीएस राठौर और संसद सचिव महाराज ने कल्याण सिंह के योगदान को याद किया और नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में कल्याण सिंह और महत्वपूर्ण योगदान रहा और इस दौरान उन्होंने भारत रत्न देने की मांग भी उठाई। और वही राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर भी नेताओं ने निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि है उनकी पावन पुण्यतिथि पर और उनको पद्म विभूषण का सम्मान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया है। लेकिन बाबूजी श्री कल्याण सिंह भारत रत्न पाने के दृष्टि से हर प्रकार से उपयुक्त हैं। इसलिए उनकी पुण्यतिथि पर बाबूजी को भारत रत्न दिए जाने की मैं मांग को दोहराता हूं और मुझे विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं है जब बाबूजी को भारत रत्न मिलेगा। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब राजनीति खत्म हो चुका है, उनको अपना सर, राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह मंत्री का करियर अब राजनीतिक जरिए खत्म हो चुका है, उन्हें उत्तराधिकारी खोजना चाहिए। गांधी परिवार का, सिर्फ राहुल गांधी सहित गांधी परिवार का राजनीतिक कैरियर खत्म है, क्योंकि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी इतना मजबूत हुआ है, भाजपा भी इतनी मजबूत हुई है कि कांग्रेस का भविष्य ही समुद्र के गहराई में डूब गया। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रतीका हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन और उनके राजनीतिक रवैये पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस लोकतांत्रिक राजनीति से बजाय अराजकता को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने उस मामले का भी जिक्र किया जिससे लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति कर रही है। वही वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के रुख में भी रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा और पार्टी के नियमों और परंपराओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। तो ये क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है और देश के सामने यह संदेश चला गया है कि कांग्रेस पार्टी जो 37 में थी मुस्लिम परस्ती के दबाव में, वही है 2026। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर है।
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जातीय जनगणना समेत कई मुद्दों पर सपा और कांग्रेस को घेरा और राजभर ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर दिए गए बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। वही वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के फैसले पर भी उन्होंने सवाल उठाए और मेरठ में दलित नेता से जुड़े आरोपों के बाद एसएसपी को हटाए जाने और इमरान मसूद के दामाद के समाजवादी पार्टी के शामिल होने के मुद्दे पर भी राजभर ने अपनी बात रखी और अखिलेश यादव के उनके खिलाफ दिए गए बयान और पलटवार गन मामले को लेकर राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन पर भी ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी। ये लोग भी ड्रामा कर रहे हैं। 60 साल कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सेंट्रल में सरकार में समाजवादी पार्टी भी शामिल रही, तब इन लोगों को जातिवार जनगणना याद नहीं आया। जब मोदी जी ने कैबिनेट से मुहर लगा दिया कि हम देश में जातिवार जनगणना कराएंगे, तो फरवरी से होने जा रहा है। तो ये लोग खाली सिर्फ श्रेय लेने के लिए बोल रहे हैं। इन लोगों की बात में कोई दम है नहीं। पूरा देश जान रहा है कि मोदी जी जातिवार जनगणना कराने के लिए ऐलान कर चुके हैं। सत्ता में कौन है? राहुल जी घूम घूम करके खाली ड्रामा करें, अखिलेश जी को साथे ले लें और मोदी जी और अमित शाह जी शासन करेंगे, देखते रहें। ये लोग, कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस ने कहा कि वंदे मातरम की वो लोग दो ही पैराग्राफ लाएंगे, जबकि संविधान पारित है। देखिए, वो कांग्रेस पार्टी वो है जो संविधान को नहीं मानती, इमरजेंसी लगाया था। दिल्ली में मास्टर प्लांट 2047 को लेकर मंत्री आशीष सूद ने सरकार की योजनाओं और प्राथमिकताओं की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान का उद्देश्य समिति भूमि और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए दिल्ली के लिए भविष्य की बेहतर तस्वीर तैयार करना है और प्लान के तहत पुराने और जर्जर इलाकों की सुनियोजित पुनर्विकास पर जोर दिया गया है और अधिकृत कॉलोनियों की अनियमितकरण और पुनर्विकास की व्यवस्था पर भी इसमें शामिल है और मेट्रो स्टेशनों के 500 मीटर के दायरे में KFID और आवास के बढ़ावा देने की योजना है ताकि लोगों की आवाजाही आसान हो और वही यमुना और हरित क्षेत्र के विकास के लिए रिवर कनेक्ट और पार्क कनेक्ट जैसी अवधारणाओं की पर भी फोकस किया जा रहा है। युवाओं के लिए एस्पिरेशनल दिल्ली के लिए एक रास्ता खोलने वाला मास्टर प्लान है। दिल्ली के इस मास्टर प्लान ने बता दिया कि दिल्ली के पास ज़मीन लिमिटेड है मगर सोच लिमिटेड नहीं है। इसलिए जो प्लान्ड डेवलपमेंट्स हैं, पुराने ज़माने के फ्लैट्स बने हैं, लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई, मकान पुराने डिलैपिलेटेड कंडीशंस में है, 3000 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक अच्छा नया डेवलपमेंट करने का 1.5 FAR के साथ एक नया डेवलपमेंट करने का रास्ता इस मास्टर प्लान ने खोल दिया है। अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ के रेगुलराइजेशन के समय पर बार बार इसकी सड़क छोटी है, यहाँ कम्युनिटी फैसिलिटी नहीं है, तो 2000 स्क्वायर मीटर में 1.5 के FAR के साथ अनऑथोराइज्ड कॉलोनी के 2000 स्क्वायर मीटर के एरिया को रीडेवलपमेंट करने का काम, खड़ा करने का काम भी मास्टर प्लान में किया जा सकता है। साथ ही साथ जो TOD पॉलिसी के अंतर्गत मेट्रो से 500 मीटर की दूरी पर 500 मीटर की दूरी पर नई 2000 स्क्वायर मीटर में 4+1 FAR के साथ एफोर्डेबल हाउसिंग बनाने का काम, ताकि लोगों के आवागमन आसान हो। और ये सब चीज़ें भविष्य की दिल्ली के संदर्भ में, युवाओं की जो उम्मीदें हैं उनकी दिल्ली के संदर्भ में रास्ता खोलती है। यमुना को लेकर बहुत गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवा उद्यमी
चौपाल में हिस्सा लिया और कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं से संवाद किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। और सीएम सैनी ने कहा है कि 2014 से पहले देश के लोगों को कई बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता था। उन्होंने युवाओं से देश के पुराने और मौजूदा बदलाव के बारे में जानने की अपील की और मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के विकास की नई दिशा हासिल की है। देखिए, मैं पहले तो यश भारद्वाज जी को बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने जो JNH का ये कार्यक्रम किया, मैंने उनको कहा है कि ये JNH नहीं है, ये JNH भी है, ये भारत की हार्ट बीट है। पता नहीं एक दुष्प्रचार शुरू कर दिया है, जैन जी जैन जी जैन जी। जैन जी क्या है? JNH है ये भारत की हार्ट बीट है। और आज उनसे बात करने का, संवाद करने का मुझे अवसर मिला है। बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने किए हैं और उस दौर का भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को नहीं पता चलता। धीरे धीरे आदरणीय मोदी जी का 12 साल का कार्यकाल हुआ, इसमें सब अच्छा हो रहा है, सबको अच्छा लग रहा है और वो ये सोचते हैं कि इसके अंदर और अच्छा क्या हो सकता है, परंतु वो दौर नहीं देखा। हमारे यूथ ने वो दौर नहीं देखा जो 2014 से पहले का था। किस प्रकार से कठिनाइयों में लोगों को जीवन व्यतीत करना पड़ता था। घर में बिजली नहीं आती थी, ये 2014 से पहले की बात है। कैसे पढ़ाई करे, कैसे अपनी एजुकेशन को पूरा करे, घर में बिजली नहीं होती थी। वो दौर नहीं उनको पता है, परंतु बच्चों को ये बताना कि पिछले समय के अंदर किस किस कठिन परिस्थितियों में आज़ादी तो हमें मिली, परंतु आज़ादी का जो आनंद था वो नहीं मिल पाया। वो आनंद अगर मिला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में मिला। हालांकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि यूथ पर तो अत्याचार। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर राहुल गांधी के धरने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और गिरिराज सिंह ने कथित पैलेट गन मामलों को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामले की जांच उच्च स्तरीय समिति और क्राइम ब्रांच के स्तर पर हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इन मुद्दों पर उठाकर माहौल बिगड़ने और दूसरे के राजनीति मुद्दों पर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। और गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयानों पर भी पलटवार किया और उन्होंने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा है कि देश इस मुद्दे पर समझौता स्वीकार नहीं करेगा। ये कानून को अपने हाथ में लेके अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाई पावर कमेटी बनाई है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। एक पागल होता है, वो बुद्ध पागल होता है, तो ये बुद्ध पागल है। ये माहौल को खराब करना और जो मीडिया था, जो उस समय मीडिया ने दिखा दिया कि इनका ने ये तेलचट्टा पार्टी ने इनका महत्व नहीं दिया, तो अपना महत्व भी बढ़े। और दूसरा, वंदे मातरम पर भी ध्यान को भटकाएं। ये ध्यान भी भटकाना है इनका कि वंदे मातरम का जिस ढंग से इन्होंने विरोध किया है, वंदे मातरम का विरोध सोची समझी रणनीति के तहत है और वो रणनीति है वोट बैंक की। और 37 मत जपे। ये 18 जब से लिखा बंकिम बाबू ने, उस समय तक 6 स्टेंजा पढ़ा जाता था। किसी को बुड़बक ना बनाए। कांग्रेस जिन्ना, नेहरू जिन्ना के दबाव में, और उन्होंने स्वीकारा। अब ये जिन्ना के दबाव वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, ये देश के दबाव वाले नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के लिए हैं। अब नहीं बर्दाश्त होगा।
लेकिन राहुल गांधी शुरू से आरोप लगाते रहे हैं और कांग्रेस के तमाम लीडर की पैलेट गन का वहां पर इस्तेमाल हुआ, मीडिया के सामने लाते रहे हैं, ये लगी छड़ियों का इस्तेमाल। अरे रे 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 रे, ये कौन, ये तो सारे चीज सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। ये लल बबुआ क्या बोल रहे हैं? ये जो विषय ये उठा रहे हैं लखनऊ में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने वंदे मातरम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भारत जापान मैत्री और निवेश से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। वही झारखंड हाईकोर्ट की 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं से जुड़े आदेश और संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले राहुल गांधी के मुद्दे पर भी मनोज पांडे ने प्रतिक्रिया दी और राहुल गांधी ने पैलेटगंज मामले में एफआईआर की मांग को लेकर भी संसद मार्ग थाने पर जाने की मंत्री में अपने पक्ष रखा। देखिए, मैं समझता हूं कि भारत जैसे एक अखंड देश में, जिसने लंबे बलिदान और संघर्ष के बाद भारत के लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई, न जाने कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों के परिवार छीने हैं, कितनी बहनों की मांग का सिंदूर चला गया। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश में कि कोई राजनीतिक दल वंदे मातरम से परहेज करे, कोई पॉलिटिकल दल वंदे मातरम को पूरा ना गाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करे और उससे इनकार करे। मैं समझता हूं कि ये निश्चित रूप से भारत के रहने वाले 130 करोड़ भारतीयों के लिए, भारत की राष्ट्र भावना के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, वो देश जहां लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए हों, उस देश में कोई पॉलिटिकल दल ये कहे कि हम वंदे मातरम को पूरा नहीं गाएंगे, इस अंश को गाएंगे, इस अंश को नहीं गाएंगे। आप कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर सकते हैं? जो चीज वंदे मातरम देश की लोकसभा ने, पार्लियामेंट ने उसे पारित किया हो और आप उससे इनकार कर रहे हैं, ये कैसा मजाक है? एक तरफ आप संविधान की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ आप वंदे मातरम का विरोध करते हैं। एक तरफ आप संविधान की बात करते हैं और संविधान के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ भारतीय सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। एक तरफ आप संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों पर उंगली उठाते हैं। एक तरफ आप संविधान की बात करते हैं और भारत माता की जय बोलने पर भी गुरेज होता हो। ये कैसा दोहरा चरित्र है, कैसा दोहरा व्यवहार है? भारत के लोग इसे देख रहे हैं, दुखी भी हैं, क्षुब्ध भी हैं और मैं लोगों से कहूंगा। फिलहाल के इतना ही। ताज़ा खबरों बने रहे हम टीवी भारत के साथ।